योर मनी और योर लाइफ केवल एक वित्तीय पुस्तक नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह पाठक को उस गहराई तक ले जाती है जहां धन केवल मुद्रा नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा बन जाता है। लेखक विकी रोबिन और जो डोमिनिगुस इस पुस्तक के माध्यम से एक ऐसी यात्रा पर आमंत्रित करते हैं जहां व्यक्ति अपने धन, समय और उद्देश्य के बीच के संबंध को पुनः खोजता है। इस पुस्तक की शुरुआत एक अत्यंत सरल परंतु गहन प्रश्न से होती है। क्या आप अपने जीवन को धन के लिए बेच रहे हैं या धन को जीवन के लिए प्रयोग कर रहे हैं? यही प्रश्न पूरे ग्रंथ की आत्मा है। लेखक ये मानते हैं कि आधुनिक जीवन में अधिकांश लोग धन के पीछे भागते हुए अपने वास्तविक जीवन को खो बैठते हैं। वे नौकरी करते हैं, खर्च करते हैं, फिर से कमाते हैं और इस चक्र में यह भूल जाते हैं कि उनका समय, उनकी ऊर्जा और उनका आनंद कहाँ चला गया। ये पुस्तक एक 9 चरणीय प्रक्रिया प्रस्तुत करती है जो व्यक्ति को अपने धन के साथ एक नया रिश्ता बनाने में सहायता करती है। यह प्रक्रिया केवल बजट या निवेश की बात नहीं करती, बल्कि यह व्यक्ति को यह सिखाती है कि कैसे वह अपने खर्चों को जागरूकता से देखे, अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करे और अपने धन को उसी दिशा में प्रयोग करे। लेखक यह भी बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल धन की मात्रा से नहीं आती, बल्कि उस मानसिकता से आती है जिसमें व्यक्ति अपने समय और निर्णयों का स्वामी बन जाता है। जब हम ये जान लेते हैं कि हमें वास्तव में कितना चाहिए और हम अनावश्यक चीज़ों से दूरी बना लेते हैं, तब हम अपने जीवन को अधिक संतुलन, आनंद और स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। अध्याय 1। इस अध्याय में लेखक हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न से परिचित कराते हैं। क्या हम वास्तव में अपने जीवन को जी रहे हैं या केवल धन के पीछे भागते हुए समय को खो रहे हैं? यह अध्याय एक आह्वान है, एक आंतरिक झंझावात जो पाठक को अपनी आर्थिक यात्रा की जड़ों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा नौकरी में बिताते हैं केवल इसलिए कि उन्हें धन की आवश्यकता है, परंतु यह धन उन्हें वह संतोष, वह आनंद नहीं देता जिसकी उन्हें अपेक्षा होती है। वे दिन रात काम करते हैं, थकते हैं, तनाव में रहते हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी है। यह अध्याय उस कमी की ओर संकेत करता है, जीवन और धन के बीच का असंतुलन। लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने समय और ऊर्जा को किस मूल्य पर बेच रहे हैं। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम केवल पैसे नहीं देते, हम अपने जीवन के वे घंटे देते हैं जो उस पैसे को कमाने में लगे थे। इस विचार को समझना इस अध्याय की सबसे गहन शिक्षा है। यह हमें धन को केवल एक वस्तु नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करता है। इस अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति जो उच्च वेतन वाली नौकरी करता है, परंतु उसे काम से कोई आनंद नहीं मिलता। वह दिन भर तनाव में रहता है, परिवार से दूर रहता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है। जब वह अपनी आय और खर्चों का विश्लेषण करता है तो उसे पता चलता है कि वह जितना कमाता है उससे अधिक मानसिक और शारीरिक मूल्य चुका रहा है। यह उदाहरण पाठक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धन के पीछे भागना वास्तव में जीवन को समृद्ध करता है। लेखक
यह भी बताते हैं कि समाज ने धन को सफलता का पर्याय बना दिया है। लोग दूसरों से तुलना करते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे वस्त्र, इन सब को देखकर अपने जीवन को तुच्छ समझने लगते हैं। परंतु यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता वह है जो हमें आंतरिक संतोष दे, न कि बाहरी दिखावे। इस अध्याय का उद्देश्य है पाठक को जागरूक करना कि वह अपने जीवन के हर पहलू को धन के चश्मे से नहीं देखे, बल्कि यह समझे कि धन केवल एक साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। लेखक हमें एक अभ्यास करने को कहते हैं, अपने जीवन के पिछले वर्षों का आर्थिक लेखा जोखा बनाना। ये अभ्यास हमें ये दिखाता है कि हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया और क्या वास्तव में वह खर्च हमारे जीवन को समृद्ध कर पाया। अंततः यह अध्याय एक आत्मदर्शी यात्रा की शुरुआत है। यह पाठक को आमंत्रित करता है कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करे, धन के साथ अपने रिश्ते को पुनः देखे और एक ऐसा मार्ग चुने जो उसे सच्ची स्वतंत्रता और संतोष की ओर ले जाए। अध्याय 2। इस अध्याय में लेखक हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से परिचित कराते हैं। धन को केवल मुद्रा या वस्तु नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा के रूप में देखना। यह विचार जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गहरा और परिवर्तनकारी है। लेखक कहते हैं कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, तो हम केवल पैसे नहीं देते, बल्कि उस पैसे को कमाने में जो समय, श्रम और मानसिक ऊर्जा लगी, वह भी देते हैं। इस प्रकार हर खर्च हमारे जीवन के एक अंश का प्रतिनिधित्व करता है। लेखक हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि धन और जीवन के बीच का संबंध मात्र लेन देन का नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत आदान प्रदान है। जब हम अपने कार्यस्थल पर समय बिताते हैं, तो हम अपने जीवन के कीमती घंटे किसी उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं। यदि वह उद्देश्य केवल धन अर्जन है और वह धन हमें संतोष नहीं देता, तो यह एक प्रकार की आत्मिक हानि है। इस अध्याय में एक अभ्यास प्रस्तुत किया गया है, अपने वास्तविक वेतन की गणना करना। लेखक कहते हैं कि जो वेतन हमें मिलता है, वह केवल सतही आंकड़ा है। उसमें से कर, यात्रा, भोजन, कार्यस्थल की तैयारी, मानसिक तनाव और समय की हानि को घटाने के बाद जो बचता है, वही हमारा वास्तविक वेतन होता है। यह गणना पाठक को चौंकाती है, क्योंकि वह देखता है कि उसका वास्तविक वेतन उसके अनुमान से कहीं कम है। इस विचार के माध्यम से लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने खर्चों को केवल मूल्य के आधार पर नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा के आधार पर देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई वस्तु 1000 रुपये की है और हमारा वास्तविक वेतन 100 रुपये प्रति घंटा है, तो उस वस्तु को खरीदने में हमने अपने जीवन के 10 घंटे खर्च किए। यह गणना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वह वस्तु वास्तव में हमारे जीवन के 10 घंटे के बराबर मूल्यवान थी। लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हमारे खर्चों में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आता है। हम अनावश्यक वस्तुओं से दूरी बनाने लगते हैं और केवल उन्हीं चीज़ों पर खर्च करते हैं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती हैं। यह प्रक्रिया हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है, क्योंकि हम अब धन को नियंत्रित करने लगते हैं, न कि धन हमें।
इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक हमें अपने समय का मूल्य समझने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि समय ही जीवन है, और यदि हम अपने समय को धन के लिए बेचते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह धन हमारे जीवन को समृद्ध करे। यदि ऐसा नहीं होता तो वह समय व्यर्थ गया। अंततः यह अध्याय हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है, धन को जीवन ऊर्जा के रूप में देखना। यह दृष्टि न केवल हमारे खर्चों को नियंत्रित करती है, बल्कि हमारे जीवन के उद्देश्य को भी स्पष्ट करती है। जब हम इस विचार को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक जागरूकता, संतुलन और स्वतंत्रता के साथ जीने लगते हैं। अध्याय 3। इस अध्याय में लेखक हमें एक अत्यंत आवश्यक अभ्यास की ओर ले जाते हैं, अपने वर्तमान खर्चों का सटीक लेखा जोखा बनाना। यह अध्याय केवल गणना का नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण का है। इसमें पाठक को यह समझने की प्रेरणा दी जाती है कि उसका धन कहाँ जा रहा है और क्या वह खर्च वास्तव में जीवन को समृद्ध कर रहा है या केवल आदतों और सामाजिक दबावों का परिणाम है। लेखक कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने खर्चों को सतही रूप से देखते हैं। वे केवल यह जानते हैं कि महीने के अंत में बचत नहीं होती, परंतु यह नहीं जानते कि क्यों नहीं होती। इस अध्याय में एक अभ्यास प्रस्तुत किया गया है जिसमें पाठक को हर दिन के खर्च को एक डायरी में लिखना होता है, वस्तु, मूल्य और कारण। यह प्रक्रिया सरल लगती है, परंतु जब इसे नियमित रूप से किया जाता है तो यह एक गहन आत्मदर्शी उपकरण बन जाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि खर्च केवल आर्थिक नहीं होता, वह भावनात्मक भी होता है। जब हम थके होते हैं, दुखी होते हैं या अकेले होते हैं तो हम अक्सर ऐसे खर्च करते हैं जो हमें क्षणिक सुख देते हैं, जैसे बाहर खाना, अनावश्यक वस्त्र या मनोरंजन। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने भावनात्मक खालीपन को धन से भरने का प्रयास कर रहे हैं। इस अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है। एक महिला जो हर महीने 5,000 रुपये केवल सौंदर्य प्रसाधनों पर खर्च करती है। जब वह अपने खर्चों का विश्लेषण करती है तो उसे पता चलता है कि वह यह खर्च आत्मसंदेह और सामाजिक तुलना के कारण कर रही है। यह उदाहरण दर्शाता है कि खर्च केवल वस्तु का नहीं, बल्कि मानसिकता का भी होता है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने खर्चों को नियमित रूप से ट्रैक करते हैं तो हम अपने जीवन के पैटर्न को समझने लगते हैं। हमें यह दिखने लगता है कि कौन से खर्च हमारे लिए सार्थक हैं और कौन से केवल आदत या दबाव के कारण हो रहे हैं। यह जागरूकता ही आर्थिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक हमें खर्च को केवल जरूरी और अनावश्यक के रूप में नहीं बांटते। वे कहते हैं कि हर खर्च को 3 प्रश्नों के आधार पर देखना चाहिए। क्या यह खर्च मुझे संतोष देता है? क्या यह मेरे जीवन के उद्देश्य से मेल खाता है? क्या यह मेरे समय और ऊर्जा के मूल्य के अनुरूप है? जब पाठक इन प्रश्नों के उत्तर देने लगता है तो वह अपने खर्चों को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। वह अब केवल बचत नहीं चाहता, बल्कि सार्थकता चाहता है। यह अध्याय उसे यह सिखाता है कि धन का सही उपयोग वही है जो जीवन को गहराई, संतुलन और स्वतंत्रता दे। अंततः यह अध्याय एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। यह पाठक को अपने जीवन के हर पहलू को धन के चश्मे से नहीं, बल्कि जागरूकता
और उद्देश्य की दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है। जब यह अभ्यास नियमित होता है तो व्यक्ति अपने जीवन को अधिक सजीव, संतुलित और स्वतंत्र रूप से जीने लगता है। अध्याय 4। इस अध्याय में लेखक हमें एक अत्यंत गहन अभ्यास की ओर ले जाते हैं। अपने प्रत्येक खर्च का मूल्यांकन करना। यह केवल लेखा जोखा नहीं, बल्कि एक आत्मिक परीक्षण है जिसमें हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारे खर्च वास्तव में हमारे जीवन को समृद्ध कर रहे हैं या केवल आदत, सामाजिक दबाव और अनजाने भय के कारण हो रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने खर्चों को नियमित रूप से दर्ज करते हैं तो अगला कदम है उन्हें 3 प्रश्नों के आधार पर परखना। 1, क्या यह खर्च मुझे सच्चा आनंद और संतोष देता है? 2, क्या यह खर्च मेरे जीवन के उद्देश्य और मूल्यों से मेल खाता है? 3, क्या यह खर्च मेरे समय और जीवन ऊर्जा के मूल्य के अनुरूप है? यह अध्याय पाठक को एक दर्पण प्रदान करता है जिसमें वह अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। जब हम इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि कई खर्च केवल सामाजिक दिखावे, क्षणिक सुख या आदत के कारण हो रहे हैं। लेखक कहते हैं कि यह मूल्यांकन हमें जागरूकता की अवस्था में ले जाता है, जहां हम अपने जीवन को अधिक सचेत रूप से जीने लगते हैं। इस अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है, एक युवक जो हर सप्ताह 2000 रुपये केवल बाहर खाने पर खर्च करता है। जब वह इस खर्च का मूल्यांकन करता है तो उसे पता चलता है कि यह खर्च न तो उसे स्थायी संतोष देता है, न ही उसके स्वास्थ्य या जीवन उद्देश्य से मेल खाता है। यह विश्लेषण उसे प्रेरित करता है कि वह अपने भोजन की आदतों को बदले और उस धन को कहीं अधिक सार्थक दिशा में लगाए। लेखक ये भी बताते हैं कि यह मूल्यांकन केवल खर्च को घटाने का उपाय नहीं है, बल्कि यह जीवन को गहराई से समझने का माध्यम है। जब हम यह जानने लगते हैं कि कौन से खर्च हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं, तो हम उन्हें बनाए रखते हैं, और जो खर्च केवल आदत या दबाव के कारण हैं, उन्हें हम स्वाभाविक रूप से त्यागने लगते हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हर खर्च एक चुनाव है। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम ये तय करते हैं कि हम अपने जीवन के कितने घंटे उस वस्तु के लिए समर्पित कर रहे हैं। यह चुनाव यदि जागरूकता से किया जाए तो वह हमें स्वतंत्रता देता है, परंतु यदि वह अनजाने में होता है तो वह हमें बंधन में डाल देता है। लेखक यह भी कहते हैं कि यह मूल्यांकन हमें सादगी की ओर ले जाता है। जब हम केवल उन्हीं चीज़ों पर खर्च करते हैं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती हैं, तो हमारा जीवन सरल, शांत और संतुलित हो जाता है। यह सादगी कोई त्याग नहीं, बल्कि एक आंतरिक समृद्धि है। अंततः यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि धन का सही उपयोग वही है जो हमारे जीवन के उद्देश्य, आनंद और संतुलन से मेल खाता हो। जब हम अपने खर्चों का मूल्यांकन इन 3 प्रश्नों के आधार पर करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक जागरूकता, स्वतंत्रता और संतोष के साथ जीने लगते हैं। अध्याय 5। इस अध्याय में लेखक हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार से परिचित कराते हैं। बजट नहीं, उद्देश्य आधारित खर्च। यह अध्याय पारंपरिक वित्तीय सोच को चुनौती देता है, जिसमें बजट को एक कठोर नियम की तरह देखा जाता है। लेखक कहते हैं कि बजट बनाना अक्सर एक बोझ बन जाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन का आनंद
खो बैठता है। इसके विपरीत, यदि हम अपने खर्चों को अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्यों से जोड़ दें, तो वह एक स्वाभाविक और आनंददायक प्रक्रिया बन जाती है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग बजट को एक नियंत्रण प्रणाली की तरह अपनाते हैं। हर खर्च को सीमित करना, हर वस्तु की कीमत तय करना और हर महीने के अंत में आत्मग्लानि महसूस करना। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को तनाव और असंतोष की ओर ले जाता है। परंतु जब हम अपने खर्चों को यह सोचकर करते हैं कि यह हमारे जीवन के उद्देश्य को कितना पूरा करता है, तो हम एक जागरूक उपभोगकर्ता बन जाते हैं। इस अध्याय में एक अभ्यास प्रस्तुत किया गया है। अपने सभी खर्चों को श्रेणियों में बांटना और यह देखना कि कौन से खर्च जीवन को सार्थक बनाते हैं और कौन से केवल आदत या सामाजिक दबाव के कारण हो रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम यह विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखने लगता है कि हमारे जीवन में कौन सी चीज़ें वास्तव में मूल्यवान हैं। एक उदाहरण के रूप में लेखक एक व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो हर महीने 10,000 रुपये मनोरंजन पर खर्च करता है। जब वह अपने खर्चों का उद्देश्य आधारित विश्लेषण करता है, तो उसे पता चलता है कि वह मनोरंजन का उपयोग अपने अकेलेपन को भरने के लिए कर रहा है। यह समझ उसे प्रेरित करती है कि वह अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत करे और उस धन का उपयोग किसी सार्थक गतिविधि में करे। लेखक यह भी बताते हैं कि उद्देश्य आधारित खर्च व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है। जब हम यह तय करते हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए और उस दिशा में ही धन का उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन के चालक बन जाते हैं। यह प्रक्रिया हमें आत्मविश्वास, संतोष और स्पष्टता प्रदान करती है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हर खर्च एक निवेश है। या तो वह हमारे जीवन को समृद्ध करता है या उसे जटिल बनाता है। जब हम अपने खर्चों को उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो हम अनावश्यक वस्तुओं से दूरी बना लेते हैं और केवल उन्हीं चीज़ों पर खर्च करते हैं जो हमारे जीवन को गहराई देती हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि यह दृष्टिकोण हमें सादगी और संतुलन की ओर ले जाता है। जब हम केवल उन्हीं चीज़ों पर खर्च करते हैं जो हमारे जीवन के उद्देश्य से मेल खाती हैं, तो हमारा जीवन सरल, शांत और समृद्ध हो जाता है। यह सादगी कोई त्याग नहीं, बल्कि एक आंतरिक समृद्धि है। अंततः यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि बजट बनाना आवश्यक नहीं, बल्कि अपने खर्चों को उद्देश्य से जोड़ना आवश्यक है। जब हम यह करते हैं, तो हमारा धन केवल वस्तुओं पर नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों, संबंधों और संतोष पर खर्च होता है। यह दृष्टिकोण हमें एक नया जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जागरूक, स्वतंत्र और सार्थक। अध्याय 6। इस अध्याय में लेखक हमें एक अत्यंत गहन और आत्मदर्शी विचार से परिचित कराते हैं। जीवन की पूर्ति वक्र। यह अध्याय केवल धन या खर्च की बात नहीं करता, बल्कि यह उस बिंदु की खोज है जहां व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि अब पर्याप्त है। लेखक कहते हैं कि जीवन में हर वस्तु, हर अनुभव और हर सुविधा एक निश्चित सीमा तक आनंद देती है। उस सीमा के बाद वही वस्तु बोझ बन सकती है। लेखक इस विचार को एक वक्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे पूर्ति वक्र कहते हैं। इस वक्र में
शुरुआत में जब हम कोई वस्तु या अनुभव प्राप्त करते हैं, तो वह हमें अत्यधिक आनंद और संतोष देता है। जैसे जैसे हम उसी वस्तु को बार बार प्राप्त करते हैं, उसका आनंद घटता जाता है। अंततः वह वस्तु न केवल आनंदहीन हो जाती है, बल्कि तनाव और असंतुलन का कारण भी बन सकती है। इस अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति जो पहले महीने में एक बार बाहर खाना खाता था और उसे अत्यधिक आनंद मिलता था। धीरे धीरे वह हर सप्ताह फिर हर दिन बाहर खाने लगा। अब वह न तो स्वाद का आनंद ले पाता है, न ही उस अनुभव में कोई नवीनता महसूस करता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि जब हम किसी वस्तु या अनुभव को पर्याप्त से अधिक अपनाते हैं, तो वह आनंद की जगह असंतोष देने लगता है। लेखक यह भी बताते हैं कि पूर्ति वक्र केवल भौतिक वस्तुओं पर लागू नहीं होता, बल्कि यह संबंधों, कार्य, मनोरंजन और जीवन की हर गतिविधि पर लागू होता है। जब हम किसी चीज को संतुलन में रखते हैं, तो वह हमें आनंद देती है, परंतु जब हम उसे अति में ले जाते हैं, तो वह हमारी ऊर्जा को खा जाती है। इस अध्याय में एक अभ्यास प्रस्तुत किया गया है। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में यह पहचानना कि कहाँ पर्याप्त का बिंदु है। लेखक कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि अधिक धन, अधिक वस्त्र, अधिक मनोरंजन या अधिक काम हमेशा अधिक संतोष नहीं देता। कभी कभी कम में ही अधिक होता है। लेखक यह भी कहते हैं कि पूर्ति वक्र को समझना हमें सादगी और संतुलन की ओर ले जाता है। जब हम ये जान लेते हैं कि हमें वास्तव में कितना चाहिए, तो हम अनावश्यक चीज़ों से दूरी बना लेते हैं। यह दूरी कोई त्याग नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्वतंत्रता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक हमें यह सिखाते हैं कि पर्याप्त का बिंदु हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। यह कोई गणितीय संख्या नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। जब हम अपने जीवन के अनुभवों को ध्यान से देखते हैं, तो हमें यह बिंदु स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। अंततः यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतोष पाने के लिए हमें अधिक की दौड़ से बाहर निकलना होगा। जब हम पूर्ति वक्र को समझते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक जागरूकता, संतुलन और आनंद के साथ जीने लगते हैं। यह अध्याय एक आह्वान है कि हम अपने जीवन को उस बिंदु तक ले जाएं, जहां हम कह सकें, अब पर्याप्त है। अध्याय 7। इस अध्याय में लेखक हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर लाते हैं। नौकरी से परे आय के स्रोतों की खोज। यह अध्याय केवल आर्थिक रणनीति नहीं, बल्कि एक मानसिकता परिवर्तन है। लेखक कहते हैं कि जब तक हम केवल नौकरी पर निर्भर रहते हैं, तब तक हम अपनी समय ऊर्जा को बेचते रहते हैं। परंतु जब हम आय के अन्य स्रोतों को अपनाते हैं, तो हम धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि नौकरी से मिलने वाली आय सीमित होती है, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार और कार्य की प्रकृति के अनुसार। इसके विपरीत, यदि हम ऐसे स्रोतों की खोज करें जो हमारी उपस्थिति के बिना भी आय उत्पन्न करें, तो हम अपने जीवन को अधिक स्वतंत्रता और संतुलन के साथ जी सकते हैं। इस प्रकार की आय को लेखक निष्क्रिय आय कहते हैं। इस अध्याय में लेखक विभिन्न प्रकार की निष्क्रिय आय के उदाहरण देते हैं, जैसे किराए की संपत्ति से आय, निवेश से मिलने वाला लाभांश, रचनात्मक कार्यों से रॉयल्टी और छोटे व्यवसायों से प्राप्त लाभ। ये सभी स्रोत व्यक्ति को यह अवसर देते हैं कि वह अपनी समय ऊर्जा को केवल नौकरी में न लगाए, बल्कि उसे
जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग कर सके। एक उदाहरण के रूप में लेखक एक दंपति का वर्णन करते हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर एक छोटा सा ऑनलाइन व्यवसाय शुरू किया। प्रारंभ में उन्हें कठिनाइयां आईं, परंतु धीरे धीरे उन्होंने ऐसा तंत्र विकसित किया जो उनकी उपस्थिति के बिना भी कार्य करता रहा। अब वे अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, यात्रा करते हैं और जीवन को अधिक आनंदपूर्वक जीते हैं। यह उदाहरण दर्शाता है कि आय के स्रोत केवल धन नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि नौकरी से परे आय के स्रोतों की खोज केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता की ओर भी ले जाती है। जब व्यक्ति जानता है कि उसकी आय किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं है, तो वह अधिक आत्मविश्वास, साहस और रचनात्मकता के साथ निर्णय लेता है। यह स्वतंत्रता उसे अपने जीवन के उद्देश्य को गहराई से समझने और अपनाने का अवसर देती है। इस अध्याय में एक अभ्यास प्रस्तुत किया गया है। अपने कौशल, रुचियों और संसाधनों की सूची बनाना और यह सोचना कि उन्हें किस प्रकार आय के स्रोत में बदला जा सकता है। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे वह दूसरों को दे सकता है। ज्ञान, सेवा, वस्तु या अनुभव। जब हम इन चीज़ों को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि नौकरी से परे आय के स्रोतों की खोज कोई तात्कालिक समाधान नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक यात्रा है। इसमें धैर्य, प्रयोग और निरंतरता की आवश्यकता होती है। परंतु जब यह यात्रा शुरू होती है तो व्यक्ति को एक नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नया आत्मबल प्राप्त होता है। अंततः यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल नौकरी नहीं है। जब हम आय के विविध स्रोतों को अपनाते हैं तो हम अपने समय, ऊर्जा और उद्देश्य को अधिक स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। अध्याय 8। इस अध्याय में लेखक हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार से परिचित कराते हैं, निवेश की नई दृष्टि। यह अध्याय केवल धन को बढ़ाने की तकनीक नहीं बताता, बल्कि यह उस मानसिकता को बदलने का प्रयास करता है जिससे हम निवेश को देखते हैं। लेखक कहते हैं कि निवेश केवल लाभ कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें स्वतंत्रता, संतुलन और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि पारंपरिक निवेश की सोच अक्सर भय, लालच और अनिश्चितता से भरी होती है। लोग शेयर बाजार, संपत्ति या अन्य योजनाओं में निवेश करते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि उनका उद्देश्य क्या है। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि निवेश का पहला कदम है स्पष्टता। जब तक हमें यह नहीं पता कि हम क्यों निवेश कर रहे हैं, तब तक कोई भी रणनीति सफल नहीं हो सकती। इस अध्याय में एक अभ्यास प्रस्तुत किया गया है, अपने जीवन के उद्देश्य को लिखना और यह तय करना कि निवेश उस उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का उद्देश्य है 50 वर्ष की आयु में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, तो उसका निवेश उसी दिशा में होना चाहिए। वह केवल लाभ के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि वह ऐसी योजनाओं को चुनेगा जो दीर्घकालिक स्थिरता और संतुलन प्रदान करें। लेखक यह भी बताते हैं कि निवेश केवल धन का नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा और ध्यान का भी होता है। जब हम किसी योजना में धन लगाते हैं, तो हम उसमें अपनी आशाएं, विश्वास और भविष्य की कल्पना भी लगाते हैं। इसलिए निवेश को केवल आंकड़ों और प्रतिशतों से
नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे एक जीवंत संबंध की तरह समझना चाहिए। इस अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है। एक महिला जो हर महीने 5,000 रुपये एक निवेश योजना में लगाती है, परंतु उसे यह नहीं पता कि वह योजना उसके जीवन के उद्देश्य से मेल खाती है या नहीं। जब वह अपने उद्देश्य को स्पष्ट करती है, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा और यात्रा की स्वतंत्रता, तो वह अपनी योजना को बदलती है। अब उसका निवेश केवल लाभ नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का साधन बन जाता है। लेखक यह भी कहते हैं कि निवेश में धैर्य और निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। लोग अक्सर त्वरित लाभ की आशा में योजनाएं बदलते रहते हैं, जिससे उन्हें न तो स्थिरता मिलती है, न ही संतोष। परंतु जब हम अपने उद्देश्य के अनुसार निवेश करते हैं, तो हम योजनाओं को समय देते हैं और उनका फल धीरे धीरे हमारे जीवन में दिखने लगता है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक हमें यह सिखाते हैं कि निवेश केवल अमीरों का खेल नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे उसकी आय कितनी भी हो, निवेश कर सकता है, यदि उसकी सोच स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो। यह विचार व्यक्ति को आत्मबल और आत्मविश्वास देता है। अंततः यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि निवेश केवल धन बढ़ाने का उपाय नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने का माध्यम है। जब हम निवेश को अपने उद्देश्य, संतुलन और स्वतंत्रता से जोड़ते हैं, तो वह हमारे जीवन को समृद्ध करता है। यह अध्याय एक आह्वान है कि हम निवेश को केवल लाभ नहीं, बल्कि जीवन की पूर्णता की दृष्टि से देखें। अध्याय 9। इस अंतिम अध्याय में लेखक हमें उस अवस्था की ओर ले जाते हैं जिसे वे आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा कहते हैं। यह अध्याय केवल एक निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक जीवन की पुनर्परिभाषा है। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने धन, समय, ऊर्जा और उद्देश्य को एक सूत्र में बांध लेते हैं, तब हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। एक ऐसी दिशा जहां हम धन के गुलाम नहीं, बल्कि उसके स्वामी बन जाते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हमारे पास पर्याप्त धन हो। इसका वास्तविक अर्थ है हम अपने समय और निर्णयों के मालिक बन जाएं। जब हमें यह चुनने की स्वतंत्रता हो कि हम क्या करें, कब करें और किसके साथ करें, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता कोई तात्कालिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक यात्रा है। यह यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपने खर्चों को जागरूकता से देखते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं और अपने धन को उसी दिशा में लगाते हैं। यह प्रक्रिया हमें धीरे धीरे उस अवस्था में ले जाती है जहां हम अपने जीवन को संतुलन, आनंद और उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। इस अध्याय में एक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति जिसने 10 वर्षों तक अपने खर्चों को नियंत्रित किया, निवेश किया और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राथमिकता दी। अब वह किसी नौकरी पर निर्भर नहीं है, अपने परिवार के साथ समय बिताता है, यात्रा करता है और समाज सेवा में लगा हुआ है। यह उदाहरण दर्शाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक योगदान की भी ओर ले जाती है। लेखक
यह भी कहते हैं कि जब हम आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, तो हमारा जीवन अधिक रचनात्मक, साहसी और आत्मिक हो जाता है। हम अब केवल जीविका के लिए नहीं जीते, बल्कि जीवन के अनुभवों, संबंधों और सेवा के लिए जीते हैं। यह स्वतंत्रता हमें वह शक्ति देती है जिससे हम अपने जीवन को एक कला, एक कहानी और एक प्रेरणा में बदल सकते हैं। इस अध्याय में एक अभ्यास प्रस्तुत किया गया है, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा लिखना। लेखक कहते हैं कि यह घोषणा केवल शब्द नहीं, बल्कि एक संकल्प है। जब हम ये लिखते हैं कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और धन को उस दिशा में कैसे प्रयोग करना चाहते हैं, तो हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मबल अनुभव करते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि यह घोषणा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक भी हो सकती है। जब हम अपने जीवन को स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं, तो हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां लोग धन को भय या लालच से नहीं, बल्कि जागरूकता और उद्देश्य से देखते हैं। अंततः यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम अपने धन, समय और उद्देश्य को एक सूत्र में बांध लेते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। यह अध्याय एक आह्वान है कि हम अपने जीवन की घोषणा करें और उसे स्वतंत्रता, संतुलन और सेवा की दिशा में ले जाएं। योर मनी और योर लाइफ की यह यात्रा केवल एक पुस्तक का पठन नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक जागरण थी। हर अध्याय ने हमें यह सिखाया कि धन केवल मुद्रा नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा, समय की कीमत और उद्देश्य की दिशा है। इस ग्रंथ ने हमें अपने खर्चों को देखना सिखाया, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना सिखाया और धन को उस उद्देश्य की पूर्ति में लगाना सिखाया। इस पुस्तक का सार यही है, जागरूकता। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को जागरूकता से देखते हैं, तो हम अनावश्यक चीजों से स्वतः मुक्त हो जाते हैं। हम अपने समय को मूल्य देते हैं, अपने निर्णयों को स्वतंत्रता देते हैं और अपने जीवन को संतुलन देते हैं। यह स्वतंत्रता कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक भीतर की क्रांति है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल धन की अधिकता नहीं, बल्कि उस अवस्था तक पहुंचना है जहां हम अपने जीवन के हर निर्णय को उद्देश्य, संतोष और सेवा की भावना से ले सकें। जब हम यह कर पाते हैं, तो हमारा जीवन एक कला, एक कहानी और एक प्रेरणा बन जाता है। अब यह यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत है। आपने इस पुस्तक को केवल पढ़ा नहीं, बल्कि उसे जिया है। अब यह ज्ञान, यह दृष्टि और यह ऊर्जा आपके साथ है, आपके अगले कदम, आपकी अगली रचना और आपके अगले निर्णय में।